हेलो दोस्तों, मेरा नाम यश सोलंकी। स्वागत है आपका हमारे चैनल दिल्ली वाला टीचर पे। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पे एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है वैश्वीकरण। तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में हम यहाँ पे अब पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने 3 चैप्टर का निपटारा कर लिया है। अगर आपने उन 3 चैप्टर को बिल्कुल नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है, तो एक बार जरूर जाके चैनल पे उन तीनों चैप्टर को देखिए। बिल्कुल बढ़िया एकदम ईजी एक्सप्लेनेशन वहां पर मैंने दी है। आपको वो 3 चैप्टर एकदम गारंटी से बढ़िया से समझ आ जाएंगे। अब ऐसे ही हम यहाँ पे एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण भी एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है। अगर आप वैश्वीकरण को बढ़िया से समझ लेते हो ना, तो आपके एग्जाम के अंदर 6 या 7 नंबर जो हैं आराम से फिक्स हो जाते हैं, क्योंकि वैश्वीकरण से एक बड़ा क्वेश्चन यानी कि 6 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड के अंदर देखने को मिलता ही मिलता है। एकदम ये समझ लो कि ये ध्रुव सत्य है ये वाली बात, ठीक है। तो आपको वैश्वीकरण से 6 नंबर का क्वेश्चन मिलता है, और ऐसा भी नहीं कि घुमा फिरा के जलेबी जैसा क्वेश्चन आएगा। बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा जो मैं बताऊंगा, उन्हीं में से सारी चीजें होने वाली हैं। तो चलिए अपने इन नंबरों को फिक्स करते हैं और बोर्ड के अंदर एकदम बढ़िया नंबर स्कोर करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है 3 कहानियों के साथ। अब ये 3 कहानियां हमारे को बताना चाहती है वैश्वीकरण के बारे में। अगर हम इन 3 कहानियों को बढ़िया से समझ लेते हैं तो वैश्वीकरण के बारे में कई सारी थिंकिंग आपके अपने माइंड के अंदर खुद से ही क्या हो जाएंगी, बिल्ड हो जाएंगी, और आपको वैश्वीकरण में अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो पहली कहानी है जनार्दन भैया की, ठीक है। जनार्दन से नाम आपसे समझ आ रहा होगा कि यूपी का कोई इंसान है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, जनार्दन। तो अब जो जनार्दन है ना, वो एक कॉल सेंटर के अंदर काम करता है। कहां पे? कॉल सेंटर में। कॉल सेंटर के अंदर काम करता है। शाम जब होने वाली होती है उस टाइम पे वो अपने घर से अपना बैग वगैरह पैक करके निकलता है। तो शाम होते होते जनार्दन अपने ऑफिस के अंदर पहुंचता है। अब जनार्दन जैसे ही अपने ऑफिस के अंदर कदम रखता है तो जनार्दन पूरी तरीके से चेंज, समझ आ रहा है, जनार्दन पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहां तक कि उसका नाम भी जनार्दन से बदल के हो जाता है जॉन। क्या हो जाता है? जॉन। तो अब जनार्दन भैया यूपी वाले अब जॉन बन चुके हैं, अमेरिका वाले, समझ आ रहा है। तो अब जॉन बन चुके हैं और जॉन को करना क्या है, तो कॉल सेंटर का उसका काम है, यानी कि उनको क्या करनी है, बात करनी है जो लोग उनसे सर्विस ले रहे हैं, ठीक है। तो जनार्दन उनसे बात करता है और जो लोग सर्विस ले रहे हैं उनकी जो जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करता है, क्वेरी सॉल्व करता है फोन के ऊपर बात करके। अब आपको लग रहा होगा कि भाई जनार्दन तो रात में गया है, तो रात में कौन सा बंदा सर्विस लेता है, मतलब कि फोन करके पूछता है कि भैया हमारे को ये बता दो वो बता दो। तो रात में तो कोई इंसान फोन करता नहीं है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, जनार्दन यहाँ पे रात में काम कर रहा है, लेकिन जनार्दन उन लोगों के लिए काम कर रहा है जहां पर सुबह हो रही है, समझ आ रहा है। तो अगर जनार्दन इंडिया के अंदर रहता है तो जनार्दन काम कर रहा है अमेरिका वाले लोगों के लिए, क्योंकि जब इंडिया के अंदर रात हो रही है तो अमेरिका के अंदर सुबह हो रही है। तो वो लोग तो भाई उसी टाइम पे सुबह पे फोन करेंगे ना, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, रात हो रही है, यहाँ पे कॉल सेंटर है, तो हमारे को तो भाई उनके बिहाफ पे चलना पड़ेगा क्योंकि वहां पे सुबह हो रही है। तो इसलिए जनार्दन रात में काम करता है और उनके लिए सुबह हो रही है, वो कॉल करते हैं, जनार्दन उनकी क्वेरी को सॉल्व करता है। जनार्दन जैसे ही ऑफिस में जा रहा है उसका पूरा मतलब कि पूरी तरीके से जनार्दन क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। उसकी लैंग्वेज बदल चुकी है, उसका लहजा, बोलने का तरीका, सब कुछ क्या हो चुका है, बदल चुका है, ठीक है। तो ये पहली कहानी जनार्दन वाली, इतना था कहानी के अंदर। अगर किसी ने ध्यान से कहानी सुनी होगी तो अपने आप उसको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे कहानी हमारे को क्या बताना चाह रही है, ठीक है। दूसरी कहानी आती है किसकी, रामधारी की। अब रामधारी की एक छोटी सी लड़की है जो बोलती है कि पापा पापा हमारे को जो ना एक साइकिलवा चाहिए। क्या चाहिए? साइकिलवा, ठीक है। तो अब पापा जी यानी रामधारी जी जो है अपनी बेटी को अपने हाथ में पकड़ के लेके जाते, चलो भैया साइकिल दिलवा के ले जाते हैं, सर खा रखा है, ठीक है। तो मार्केट में जाते हैं साइकिल लेने के लिए, पूरी मार्केट घूम के आगे साइकिल मिल नहीं रही है।
साइकिल ढूंढ रहे हैं कि भाई एक ऐसी साइकिल मिल जाए जिसका थोड़ा प्राइस भी कम हो, ठीक है, चमक धमक मारने वाली साइकिल हो, चुंदिया जाए आंखें देख के, लेकिन साइकिल मिलने का नाम नहीं ले रही। कई सारी दुकानें देख ली, महंगी महंगी साइकिलें मिल रही हैं। फिर बाद में जाके उनको एक ऐसी दुकान दिखती है जहां पर कई सारी साइकिलें लगी हुई है और एकदम दूर से ही चमक मार रही है साइकिलें। जाके पूछते हैं भैया जी साइकिल कितने की है, ठीक है, साइकिल के प्राइस वाइस पूछते तो भाई जब पता करते तो जो प्राइस है वो बहुत कम है उसके मुकाबले जो अभी वो मार्केट में देख कर आए हैं, ठीक है, तो उनको प्राइस बहुत कम लगता है। देखने में साइकिल एकदम बढ़िया लगती है क्योंकि चमक धमक मारने वाली साइकिल होती है। तो यानी कि अब आपको पता लग गया होगा कि साइकिल कौन सी कंपनी की है या किस देश की है, ठीक है। तो यानी कि वो साइकिल होती है चाइना की। चाइना की साइकिल है, प्राइस भी कम है, एकदम बढ़िया कीमत पे साइकिल मिल रही है, चमक मारने वाली साइकिल। रामधारी खुश कि भाई पैसा भी कम जा रहा है और लड़की भी खुश हो गई है, ठीक है। तो रामधारी साइकिल परचेस करता है और अपनी बेटी को दे देता है। और इससे पहले वाले बर्थडे पे रामधारी की लड़की ने क्या बोला था कि पापा पापा हमको चाहिए डोलवा। डोलवा मतलब डॉल चाहिए, बारबी डॉल चाहिए। तो उससे पहले वाले बर्थडे पे रामधारी ने अपनी बेटी को एक डॉल दिलाई थी और जो वो डॉल दिलाई थी रामधारी ने, वो डॉल थी अमेरिका की बनी हुई बारबी डॉल, ठीक है, बढ़िया सी डॉल उसने अपनी बेटी को दिलाई थी, ठीक। तो ये कहानी है रामधारी की। ये भी कहानी जिसने बढ़िया समझी होगी उसको पता लग गया होगा कि चल क्या रहा है कहानी में, और वो कहानी हमारे को वैश्वीकरण के बारे में क्या बात समझाना चाह रही है, ठीक है। दूसरी कहानी, तीसरी कहानी पे आते हैं जिसका नाम है सारिका। एक लड़की है सारिका नाम की। अब सारिका जो है भैया एकदम पढ़ाई लिखाई में एकदम खतरनाक है, मतलब अपने स्कूल में भी उसने टॉप किया, उसके बाद जब वो कॉलेज के अंदर गई तो कॉलेज में भी टॉप किया। हमारी तुम्हारी तरह नहीं है एकदम बेकार टाइप के बच्चे, ठीक है। तो सारिका पढ़ने में एकदम खतरनाक है। अब अपनी फैमिली में सारिका ही एक ऐसी लड़की है जिसने अपने हिसाब से अपने करियर को चॉइस किया है, ठीक है। सारिका के अलावा उसकी फैमिली में और जो जितनी भी महिलाएं हैं वो इस बारे में सोच भी नहीं सकती कि हमारे को कोई अपना करियर बनाना है, लेकिन सारिका ये सब कर रही है क्योंकि सारिका जो है पढ़ाई लिखाई में क्या है बहुत बढ़िया है और वो कहीं ना कहीं दूसरी विचारधारा से या फिर वेस्टर्न वाली जो आइडियोलॉजीज है उनसे क्या है प्रेरित है, ठीक है। तो ये तीसरी कहानी हो गई सारिका की। अब 3 कहानी मैंने आपको सुना दी है, जो जो आपके बुकों में लिखा था वो सब बातें मैंने आपको अभी समझा दी। अब जिसने बढ़िया से कहानी सुनी है उसको पता लग गया होगा भाई कहानी बताना क्या चाह रही है। तो अब जिसको नहीं पता लगा हम बताएंगे ना, टेंशन मत लो। तो जनार्दन की कहानी हमारे को यहाँ पे ये समझाना चाह रही है कि कैसे यहाँ पे सर्विस का आदान प्रदान हो रहा है। समझ आ रहा है कि जनार्दन क्या कर रहा है, अपने जो लोग दूर बैठे हुए हैं, जो जहाँ पे सुबह हो रही है उन लोगों को सर्विस दे रहा है, सेवा प्रदान कर रहा है, ठीक है। तो ये जनार्दन वाली कहानी के थ्रू हमारे को समझ आया कि कैसे यहाँ पे सर्विस यानी कि सेवा का आदान प्रदान हो रहा है। समझ आ रहा है। उसके अलावा रामधारी, तो रामधारी वाली कहानी में हमारे को क्या समझ आएगी, रामधारी ने अपने बच्ची के लिए साइकिल खरीदी, बेबी डॉल खरीदी, तो उससे हमारे को समझ आ रहा है कि कैसे वहां पे वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है। सारिका वाली कहानी भी हमारे को समझाना चाह रही है कि कैसे यहाँ पे विचारधारा का आदान प्रदान हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सारिका जो है वो किसी ना किसी आइडियोलॉजी से क्या है प्रेरित है। समझ आ रहा है। तो विचारधारा का आदान प्रदान हमारे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। समझ आया। तो यानी कि वैश्वीकरण के बारे में कुछ बातें अब हमारे को समझ आ गई है कि वैश्वीकरण के अंदर किसी ना किसी चीज का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। समझ आ रहा है। वैसे वैश्वीकरण टोटली क्या होता है वो हम यहाँ पे आके समझ लेंगे, पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा हमारा कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। बस आप वीडियो को एकदम बढ़िया तरीके से देखते रहो। अब यहाँ पे लिखा हुआ है वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव कि जो ग्लोबलाइजेशन हमारे को पूरी दुनिया के अंदर देखने को मिल रहा है उसके क्या क्या नकारात्मक प्रभाव है, नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या क्या हैं उसके। समझ आ रहा है। तो एक बार देख लेते हैं क्योंकि आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि वैश्वीकरण इसके क्या क्या नकारात्मक प्रभाव या नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलते हैं। तो पहला लिखा हुआ है कि फसल नष्ट हो जाती है जब कई बार किसानों की, तो किसान लोग क्या करते हैं आत्महत्या या सुसाइड वगैरह कर लेते हैं। ठीक है। लिखा हुआ है एमएनसी से महंगे बीज खरीदे थे। किसानों ने क्या करा, फसल लगाने के लिए जो एमएनसी कंपनियां थी यानी मल्टीनेशनल कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, पहले क्या करा उनसे बीज खरीदे। बीज खरीदने के बाद क्या करा उससे अपनी फसल लगाई, लेकिन बाद में क्या हुआ किसी वजह से क्या हुआ फसल क्या हो गई नष्ट हो गई। जैसे मान लो बारिश वगैरह नहीं आई, ये ज्यादा बारिश आ गई तो उसकी वजह से फसल नष्ट हो गई। ठीक है। तो अगर किसान वगैरह की फसल नष्ट हो जाती है, अगर वो
एमएनसी से उन्होंने बीज खरीद रखे हैं, कर्जा वगैरह ले रखा है, तो देखना चाहता है यहाँ पे, मतलब देखा गया है यहाँ पे कि कई बार जो है आत्महत्या भी कर लेते हैं किसान लोग। समझ आ रहा है? तो हमारे देश के अंदर कई बार देखने को मिला है कि कितने सारे जो किसान लोग हैं वो क्या करते हैं, सुसाइड वगैरह कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी किसकी वजह से हो रहा है? वैश्वीकरण के कारण ही हो रहा है, क्योंकि जो ग्लोबलाइजेशन है तो वो वैश्वीकरण ही तो क्या करता है, मल्टीनेशनल कंपनियों को बढ़ावा देता है। वैश्वीकरण की वजह से ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां आज इतनी ताकतवर हो चुकी है हमारे दुनिया के अंदर। ठीक है, तो उनकी वजह से हमारे को यहाँ पे ये एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है कि वैश्वीकरण के कारण देशों में क्या हो रहा है, किसान लोग मर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे दूसरा लिखा हुआ है कि इंडियन कंपनी थी एक बार, उसने क्या करा, यूरोपियन कंपनी को एक बार खरीद लिया। ठीक है, और यूरोपियन कंपनी को खरीद लिया तो लिखा है यहाँ पे खरीदी गई कंपनी का मालिक यानी यूरोपियन कंपनी का मालिक इसके क्या था, विरुद्ध था। तो कई बार ऐसे आप इंडिया के अंदर भी देखते होंगे कि जो इंडिया की पहले जो छोटी छोटी कंपनियां होती हैं उनको क्या होता है, बाहर वाली कंपनियां आती हैं तो वो उनको क्या करती है, खरीद लेती है। क्योंकि जो बाहर से जो कंपनी आ रही है वो क्या करती है, ज्यादा पैसा कमाती है, पैसा बढ़ता जाता है और वो एक टाइम पे आने के बाद तो जितनी भी छोटी छोटी कंपनियां हैं उनके सेक्टर में उन सबको खरीद लेती है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे ये इंडिया की कंपनी के क्या करा है, एक बार यूरोपियन कंपनी को खरीद लिया है। तो यानी कि भाई यहाँ पे अगर हम अपने हिसाब से देखें, इंडिया की कंपनी ने खरीदा तब तो हमारे को बढ़िया लग रहा है कि ये इंडिया तरक्की कर रहा है, इंडिया की कंपनी ने खरीद ली, अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन अगर आप यूरोपियन कंपनी के हिसाब से देखोगे तो भाई यूरोपियन कंपनी, इस मालिक ने वो कंपनी खड़ी करी थी उसके लिए तो बेकार है, तो उसकी कंपनी क्या हो गई, बिक गई पूरी। समझ आ रहा है? तो ऐसा देखने को मिला है कि जो देश की जो खुद की जो कंपनियां होती है, घरेलू कंपनियां, वो कई बार क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती हैं बाहर देशों की कंपनियों के चक्कर में। क्योंकि वैश्वीकरण से बाहर देशों की कंपनियों में भी क्या होता है, प्रभाव होता है, वो बढ़ावा मिलता है उनको और वो दूसरे देशों में जाती हैं और दूसरे देशों में जाके उनकी कंपनियों को हड़प लेती है या खरीद लेती है। ठीक है, तो ये दूसरा नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला। तीसरा लिखा हुआ है कि खुदरा दुकानदारों को डर है कि कहीं एमएनसीज ने उनके देशों में खुदरा दुकान की एक श्रृंखला खोल ली तो उन्हें अपने रोजी रोटी से हाथ धोना पड़ेगा। समझ आ रहा है? तो जितने भी हमारे देश में जो खुदरा दुकानदार वगैरह जो हमारे होते नहीं कि भाई गली के किनारे पे एक छोटी सी दुकान खोल ली अंकल ने, आंटी वगैरह ने, छोटी मोटी चीज वगैरह की जो दुकान होती है तो उनको बोला जाता है खुदरा दुकानदार, जहाँ पे तुम अक्सर टॉफी लेने के लिए जाते हो 5 रुपए में। समझ आ रहा है? तो वही खुदरा दुकानदार की बात चल रही है यहाँ पे। तो खुदरा दुकानदार जितने भी होते हैं उनको भी डर लगता है, आंटी वगैरह को, अंकल वगैरह को डर लगा रहता है हमेशा कि भाई कहीं जितनी जो बड़ी कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, अगर वो लोग हमारे देश में आ गए और उन्होंने क्या करा, खुदरा दुकानों की एक सीरीज निकाल दी, एक श्रृंखला चालू कर दी, तो उसकी वजह से कहीं हमारी दुकान ठप ना हो जाए। समझ आ रहा है? तो ये एक नेगेटिव इंपैक्ट हमारे खुदरा दुकानदारों पे देखने को मिलता है वैश्वीकरण का। उसके अलावा वहां पे लिखा है कि बंबई का एक फिल्म निर्माता, उस पर आरोप लगाया गया कि उसने हॉलीवुड की कहानी उठाकर अपनी क्या करी, एक फिल्म बना ली। समझ आ रहा है? तो आप खुद सोचो कि भाई हॉलीवुड वाला बंदा जिसने पूरी कहानी को लिखा, बैठ के जो राइटर होगा, कहानी को बनाया, फिल्म बनाई, उसने इतनी मेहनत करी। अब बॉलीवुड वाले को फिल्म बनाने का दिमाग है नहीं, ठीक है, तो अब उसको पता नहीं लग रहा कि भाई कौन सी फिल्म बनाए, कैसे बनाए, राइटर को कहानी नहीं मिल रही, तो पता लगा कि भाई ऐसा है, हॉलीवुड के अंदर बढ़िया सी फिल्म है, चुरा लो। ठीक है, तो वहां से एक कहानी उठाई और कहानी बना के उसको अपने बॉलीवुड स्टाइल के अंदर उसको पेश कर दिया। तो समझ आ रहा है? यानी कि भाई हॉलीवुड वाला जो बंदा, उसने तो इतनी मेहनत करी, उसको मेहनत का कहाँ फल मिला, तो उसकी मेहनत की वजह से कोई और पैसा कमा रहा है बैठ के। समझ आ रहा है? तो उससे हमारे को एक चीज बेकार देखने को मिल रही है ये वैश्वीकरण के कारण कि भाई बंबई का जो फिल्म निर्माता है उसने अपना पैसा कमाने के चक्कर में उसकी कहानी, स्क्रिप्ट चुरा ली पूरी। ठीक है, उसके अलावा 5वां लिखा हुआ है, एक लड़की थी, उसने क्या करा, वेस्टर्न क्लोथ्स को पहना और उसके बाद उग्रवादी संगठन ने उसको क्या दी, धमकी दी। समझ आ रहा है? जैसे अगर आप अभी के टाइम पे देखो, ठीक है, तो जितने भी जैसे मान लो जो ऐसी कंट्री, जो अरेबियन कंट्रीज है, ज्यादातर वहां पर ये चीज देखने को मिलती है कि लड़कियां जो है वेस्टर्न क्लोथ्स को नहीं पहन सकती, और एक बार लड़की ने पहना तो एक उग्रवादी संगठन ने उसको क्या दिया, धमकी दी कि भाई आप ऐसे कपड़े यहाँ नहीं पहनोगे, यहाँ पे रहोगे, ऐसे कपड़े पहनोगे तो बाहर जाना पड़ेगा या फिर उड़ा देंगे हम तुम्हारे को। ठीक है, तो वो चीज देखने को मिल रही है। और अब यहाँ पे आता है हमारी रियल चीज कि वैश्वीकरण होता क्या है।
समझ आ रहा है? अभी तक आपने इसका नकारात्मक प्रभाव देखे, 5 नकारात्मक प्रभाव देखे आपने कि भाई इससे क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट है। लेकिन अब यहाँ पे आपको जो है ना एक असली चीज समझाई जा रही है कि भाई वैश्वीकरण होता क्या है, उसको समझो। क्योंकि ये एक ऐसा शब्द है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, जिसको सुनते के साथ ही हम कुछ ना कुछ कॉपी में लिखना चालू कर देते हैं, बेशक हमारे को आए या ना आए, क्योंकि आर्ट्स वाले हैं, ठीक है, जो मर्जी लिख के आ जाते हैं। लेकिन हमारे को समझना पड़ेगा चीजों को। यहाँ पे लिखा है कि वैश्वीकरण की बुनियादी बात है प्रभाव। बुनियादी का मतलब होता है बेसिक, समझ आ रहा है? तो वैश्वीकरण का जो बेसिक है, यानी कि जो आधार है, उसको क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? प्रवाह। कि वो क्या है? प्रवाह है, या फिर आप कह सकते हो एक फ्लो। जैसे एक नदी जो है वो एक बहाव जब में बहती है ना, फ्लो होती है, उसी की बात यहाँ पर करी जा रही है कि वैश्वीकरण भी क्या है? एक टाइप का प्रवाह है, जो क्या है एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है, बह रहा है, वो प्रवाहित हो रहा है एक तरीके से। अब यहाँ पे लिखा है कि भाई प्रवाह किस चीज का हो रहा है? क्योंकि नदियों के अंदर प्रवाह हो रहा है पानी का, लेकिन वैश्वीकरण में किस चीज का प्रभाव होता है? तो वैश्वीकरण में बताया जा रहा है कि यहाँ पे विचारों का प्रभाव होता है। किसका? विचारों का। उसके अलावा पूंजी का प्रभाव होता है, कैपिटल का प्रभाव होता है। यहाँ पे वस्तुओं का देखने को प्रभाव मिलता है, जैसे हमारे को यहाँ पे रामधारी वाले में मिला, ठीक है, जैसे वस्तुओं और विचारधारा का यहाँ पे हमारे को प्रभाव देखने को मिला, सारिका वाले विचारधारा का, ठीक है। तो उसके अलावा लोगों का भी क्या होता है? प्रभाव होता है। तो भाई अगर आप जा रहे हो अमेरिका घूमने के लिए, तो आपका भी क्या हो गया? प्रभाव हो गया। इंडिया से उठे अमेरिका चले गए उड़ते उड़ते, ठीक है। तो यानी कि लोगों का भी क्या होता है? यहाँ पे प्रभाव होता है। तो जब लोग भी एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, प्रवास, माइग्रेशन वगैरह कर रहे हैं, या कोई ट्रिप पे घूमने के लिए जा रहा है, तो वो भी क्या है? प्रवाह है। और उसी प्रवाह को बोला जाता है क्या? वैश्वीकरण। समझ आया? तो अब जो है आप आराम से अपनी डेफिनेशन बना सकते हो पेपर के अंदर। जब भी पूछा जाए कि वैश्वीकरण क्या होता है, तो आराम से बिल्कुल तसल्ली से आंसर लिख के आना कि वैश्वीकरण क्या है? एक बुनियादी तौर पे एक प्रवाह है, ठीक है। और वो प्रवाह कई प्रकार के हो सकते हैं, विचारों के, पूंजी के, वस्तुओं के और लोगों के भी हो सकते हैं। उसके अलावा लिखा है कि प्रवाहों की वजह से विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव, यानी कि वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस क्या होती है? बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आप खुद ही सोचो, जब देशों के बीच में क्या होगा? इन सब चीजों का प्रभाव होगा, तो देशों के अंदर कनेक्टेडनेस कितनी ज्यादा बढ़ेगी। समझ आ रहा है? तो जब ये विचारों का, वस्तुओं का, इन सब चीजों का प्रभाव होता है, तो उससे क्या होता है? देशों के बीच में जो कनेक्टेडनेस है, ठीक है, देशों के बीच में जो पारस्परिक जुड़ाव है, वो क्या होता है? और ज्यादा बढ़ जाता है। समझ आ रहा है? एक अगर आपको फ्रेंड सर्कल है और आप एक फ्रेंड सर्कल के अंदर क्या करो? चीजों का आदान प्रदान कर रहे हो, 5 रुपए की चौमिन लेकर आए, उसमें एक चम्मच तू खा ले, तू खा ले, तू खा ले, तो उससे क्या होता है? प्यार मोहब्बत और बढ़ती है। वैसे ही यहां पर समझाया जा रहा है। समझ आ रहा है? तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर की पहली वीडियो के अंदर वैश्वीकरण की इसका इंट्रोडक्शन देख लिया है कि वैश्वीकरण क्या होता है, क्या नहीं होता, कहानी भी आपने समझ ली। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर, चैप्टर के आगे वाले पार्ट को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए दिल्ली वाला टीचर।